बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान के अंदर से भी। नवाज शरीफ का ख़ास आदमी आसिम मुनीर के ख़ास आदमी से लड़ पड़ा है और लड़ाई की वजह जो है वो प्रॉपर्टी है। और एक दूसरे के इन्होंने पोल खोलने शुरू कर दिए हैं, अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दी हैं। ये बड़ा मज़ेदार एपिसोड है, ये मैं आपके सामने रखूँगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और पाकिस्तान में जिस लेवल की चोरी की जा रही है इसके एक और, यानी ये सबूत तो पहले भी मौजूद था, लेकिन इसको दोबारा से ये जब चीज़ें मंजर आम पे आती हैं हर मरतबा बड़ी तकलीफ़ होती है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप हैरान हो जाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो इस वक्त सिचुएशन है खित्ते की, उस पर हम बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन जंगबंदी करता है और साथ ही अगले बयान के अंदर वो ऐलान जंग कर देता है। यानी आप डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये अमरीकी तारीख का एक अजीबोगरीब किरदार है। एक पोस्ट करता है कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, हम जंग जीत गए हैं, जो काफ़ी है। और फिर अगली पोस्ट में कहता है कि ईरान दुनिया के लिए बदस्तूर एक ख़तरा है जिसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो एक डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से ऐसा लगता है कि जैसे ईरानी बहुत अच्छे हैं, मामला हल हो गया। एक से ऐसा लगता है कि उनसे बुरा दुनिया में कोई नहीं और मामला अभी हल नहीं हुआ। एक बयान में कहता है कि ईरान को हार मानना पड़ेगी, अजीब लोगों से हमारा पाला पड़ गया है, वो काफ़ी ज़हीन भी हैं, बहुत सख्त गिर हैं। अगले बयान में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि ईरान हमारी मिन्नतें कर रहा है मुआहदा करने के लिए और हम उनसे नहीं करना चाह रहे। अब जो लेटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज़ का जायज़ा लूँगा। देखिए, ईरान ने पहले तजावीज़ भिजवाई और पहले अमेरिका ने भिजवाई, ईरान ने नहीं मानी, फिर ईरान ने भिजवाई, अमेरिका ने नहीं मानी, फिर ईरान ने तरामीम करके भिजवाई, उसके ऊपर पंगा पड़ गया। अब ईरान ने फाइनली और तजावीज़ भिजवाई हैं और इतला ये आ रही है कि एक तरफ से कोई 9 तजावीज़ आई, अमेरिका की तरफ से कोई 14 या 15 तजावीज़ जो हैं वो ईरान ने भिजवा दी हैं। ये अभी किसी को भी कंफर्म नहीं है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे हैं, एक दूसरे को तजावीज़ भिजवा रहे हैं। जिस वक्त इनकी नीयत होगी ना दोनों मुल्कों की, ये बड़े आराम से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। जब तक इनकी नीयत नहीं है ना, ये जो मर्जी कर लें, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज़ का जायज़ा लूँगा, मगर मेरे ख्याल में ये काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 47 सालों में इंसानियत और दुनिया के ख़िलाफ़ जो कुछ किया है, इसके लिए उन्होंने अभी तक कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर जंग की बात कर रहा है। तो जंग की बात में ना एक बात आप जहन में रखिएगा कि सेंटकॉम के जो कमांडर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी अभी हाल ही में। और इसके बाद एडमिरल ब्रेड कूपर इनका नाम है, इन्होंने 26 फरवरी को जब दी थी ब्रीफिंग, तो 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला कर दिया था। इस मरतबा इन्होंने दोबारा डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी है कि क्या क्या कुछ किया जा सकता है ईरान के ख़िलाफ़, वो कौन से 3 फौजी ऑप्शन हैं जिनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। मैंने आपको वो रिपोर्ट भी किया था। अब यही जो सेंटकॉम के कमांडर हैं, इन्होंने इसराइल से भी रब्ता किया है और इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने हमांगी पैदा करने के लिए, क्योंकि अगर हमला होना है तो इसराइल ने साथ मिलकर हमला करना है। और इस मरतबा अरब ममालिक में भी बहुत सारे दिफाई साजो सामान वो ले रहे हैं, उनकी भी तैयारी है, वो अब किसी और पिच पे हैं। पिछली मरतबा हालात कुछ और थे, इस मरतबा हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इस मरतबा अरबों का नुकसान भी हो चुका है और ईरान के पास ये शवाहिद भी हैं कि अरब ममालिक की सरजमीन से ईरान पे बार बार अटैक किया गया है और ईरान की गवर्नमेंट से जुड़े लोगों ने बाकायदा निशानदेही कर दी है उन अहदाफ की जो अरब सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं और जिनको वो कहते हैं जी हम निशाना बनाएंगे। चाहे वो सऊदी अरब में है, कतर में है, यूएई में है, बहरीन में है, उर्दन में है, उन्होंने बताया जी हम इन अहदाफ को निशाना बनाएंगे। सिर्फ वहाँ पे ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ अभी तक ईरान का कोई फड्डा नहीं है। तो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं उनका अब रब्ता हुआ इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ से, ताकि हमआहंगी पैदा की जाए कि अगर हमला होता है तो किस तरीके से किया जाएगा। और ये खाली इतनी बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देने के बाद सेंटकॉम के कमांडर कोपर जो हैं वो फौरी तौर पे मिडल ईस्ट आ गए हैं। एडमिरल ब्रेड कोपर इस वक्त मिडल ईस्ट में मौजूद हैं और यहाँ पे जो दिफाई तैयारियाँ हैं उनको हतमी शक्ल दे रहे हैं, या जो जारहाना हिकमत अमली हो सकती है अमरीकी फ़ौज की, उसको हतमी शक्ल दे रहे हैं और वो जायज़ा ले रहे हैं तमाम चीज़ों का ग्राउंड पर आके। डोनाल्ड ट्रंप से मिलना, वहाँ पे ब्रीफिंग देना
और उसके बाद फौरी तौर पे इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ से रब्ता करना और फिर खित्ते में उनकी मौजूदगी और वहाँ पे ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लेना, ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि अब दोबारा लड़ाई हो सकती है, कशीदगी दोबारा बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा कहा कि मैं जंग जीत गया हूँ लेकिन मैं बहुत बड़े मार्जिन से जीतना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, जिसके बगैर पॉलिटिकली वो अमेरिका में बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया। अमेरिकन का एक देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, अमेरिकन भी एक ऐसी कौम है जो बड़े फ़ख्र के साथ जीते हैं। अब आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, अमेरिकन के अंदर भी एक बड़ा फ़ख्र है, एक बड़ा प्राउड नेशन है। वो ये कहते हैं जी हम किसी से नहीं हार सकते, हमने सारी जंगें जीती हैं, हम आइंदा भी जंगें जीतेंगे। और उन्हें कमज़ोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी वो ये नहीं देख सकते कि उनका प्रेसिडेंट हार गया और जो प्रेसिडेंट हारेगा या पीछे हटेगा वो उसका खुमियाजा भुगतेगा। यानी जिस तरीके से जो बाइडन अफगानिस्तान से निकला, उसका बहुत बड़ा डैमेज हुआ उसको पॉलिटिकली, और बड़ा मजाक उड़ाया उसके मुखालिफिन ने उसका। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ये अधूरी जंग छोड़ के आ जाता है और ईरान को दुनिया फातेह समझती है, तो अमेरिका को तो डैमेज होगा, डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकली और उनकी पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से खदशा है कि खुदा न खास्ता दोबारा खित्ते में पाकिस्तानी कोशिशों के बावजूद लड़ाई लग सकती है। तो एक तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन सदर अहमदी नयाद जो ईरान के साबिक सदर हैं, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा और बड़ा बामानी किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अब दुनिया ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि एक कौम समंदर पार बैठकर बाकी तमाम अकवाम की किस्मत का फैसला करे। डॉलर और फौजी दबाव पर मबनी निज़ाम अपना असर खो चुका है। अगर वाशिंगटन अपने जवाल से बचना चाहता है तो उसे एहतराम का लफ्ज़ सीखना होगा। हम कोई कानूनी नहीं हैं, हम हज़ारों साल पुरानी तहजीब हैं। ईरानी सरजमीन पर उनका किया गया हर हमला दुनिया के इस हिस्से में उनके असर रसूख के खात्मे को मज़ीद तेज़ करता है। वो ये करते हैं, जितना वो हमारे ऊपर हमला करते हैं ना, इससे दुनिया में उनका असर रसूख कम होता है, अमेरिका का उससे बढ़ता नहीं है। और डॉलर के हवाले से मैं अभी आपको, क्योंकि यहाँ पे बात हुई कि डॉलर के ज़रिए से और फौजी दबाव के ज़रिए से दुनिया को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। चीन और रशिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। वर्ल्ड अफेयर्स नाम की जो एक वेबसाइट है, उसने ये खबर भी जारी की है और आलमी मीडिया में छप भी रही है। चाइना ने दो बहुत बड़े कदम उठाए, लेकिन पहले आप ये देख लें कि रशिया एंड चाइना स्टार्टेड ट्रेड इन रशियन रबल एंड चाइनीज yuan करेंसी ओनली स्टॉपिंग यूजिंग डॉलर्स। वो ये कहते हैं कि रूस और चाइना जो है वो रशिया और चाइना की करेंसी के अंदर ट्रेड करना शुरू हो चुके हैं और सिर्फ इसी में वो ट्रेड करना चाहते हैं ताकि डॉलर का रास्ता रोका जा सके या डॉलर के इस्तेमाल को कम किया जा सके या उसको रोका जा सके। ये डॉलर के लिए अच्छी बात नहीं है। ये दो बहुत बड़ी मईशतें हैं। अगर इनके नक्शे कदम पे एक दो और मईशतें चल पड़ी, फ़र्ज़ करें अगर कल को जर्मनी कहता है कि हम यूरो के अंदर ट्रेड करेंगे, हम डॉलर में नहीं करेंगे। जर्मनी दुनिया की एक और बड़ी मईशत है ना, टॉप 5 के अंदर यही है। इंडिया है, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, बरतानिया है, फिर रशिया भी टॉप 10 के अंदर आता है। चाइना दुनिया की बड़ी मईशतों में दूसरे नंबर पे है। तो अगर ये ममालिक जो है ये कह देते हैं कि हम अपनी अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, और इंडिया जैसा एक बड़ा मुल्क भी ये कहता है कल को कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहे, जिस मुल्क के साथ कर रहे हैं हम दूसरी करेंसीज में देख सकते हैं, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। और अगर डॉलर नीचे जाएगा तो अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो ख़तरे में आ जाएगा। चाइना ने एक और स्टेटमेंट दिया है और ये ज़रा सख्त है। देखिए, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं कुछ बहरी जहाज़ों पे, कुछ कंपनीज़ के ऊपर, कुछ रिफाइनरीज़ हैं उनके ऊपर कि वो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें जो स्टेटमेंट दिया है चाइना ने, चीन की वजारत तजारत ने ऐलान किया है कि वो ईरानी तेल खरीदने के इल्ज़ाम में निशाना बनाई गई 5 कंपनियों के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की तामील नहीं करेगा। चाइना ने बाकायदा अमेरिका की पाबंदियां मुस्तरद कर दी हैं। अमेरिका धमकी ये लगाता है कि अगर हमारी पाबंदियां कोई मुस्तरद करेगा तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो चाइना कहता है लगाओ, हम भी लगाएंगे। अब चाइना इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है अमेरिका के साथ और दुनिया के साथ कि इतना आसान नहीं है कि उसके ऊपर आप बड़ा सा टैरिफ लगा दें और यकतरफा तौर पे आप उसको दबा लें। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपकी फ़ौजें चाइना के करीब मौजूद हैं।
यानी चाइना का फासला यहाँ से कम है, अमेरिका का फासला बहुत ज़्यादा है। चाइना थोड़ी सी सपोर्ट करे तो ईरान अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो चीन ईरानी तेल का एक बड़ा ख़रीदार है, ख़ासतौर पर छोटी और आज़ाद रिफाइनरीज के ज़रिए, जिन्हें टी पॉट्स कहा जाता है। ये रिफाइनरियाँ कम कीमत पर फ़रोख्त होने वाले ईरानी खाम तेल पर इन्हिसार करती हैं। अमेरिका जो ईरान की आमदन कम करने की कोशिश कर रहा है, वो इन पर पाबंदियाँ लगा रहा है। चीन का कहना है कि वो अमेरिकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता। ये वजारत तजारत है चाइना की जिसने ये स्टेटमेंट जारी किया, और चीनी कंपनियों और इदारों को भी इन पर अमल दरामद या इनकी तामील नहीं करनी चाहिए। चाइना के बाद अपना पूरा एक इकनॉमिक वर्ल्ड है, और अगर वो इससे अपने आप को बाहर निकालता है तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है अमेरिका के लिए। ये अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी आने वाले वक्त में। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को वहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पे अमेरिकन फ़ौज का दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। दूसरा, अमेरिकी डॉलर का असर रसूख जो है वो ख़तरे में पड़ गया है। फ़ौजी दबदबा ख़त्म और डॉलर का असर रसूख अगर पीछे चला गया तो अमेरिका दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल करने की वो सलाहियत खो देगा जो उसके पास गुज़िश्ता कई दहाइयों से है, और ये एक अलार्मिंग चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप इसे कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े अजीबोगरीब आ रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने अपनी नेवी की कार्रवाइयों को बहरी कज़ाकी करार दे दिया कि हम बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रहे हैं। अब ईरान के जो तर्जुमान है वजारत खारजा के, वो कहते हैं ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सच्चाइयाँ निकल रही हैं कि अमेरिकन नेवी वाकई में इस खित्ते में बहरी कज़ाकों का काम कर रही है, लूट मार का काम कर रही है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। फिर एक और स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, ये देखें आप, हम उनको नोबेल इनाम देना चाहते हैं अमन का। हम कहते हैं जी आप सेवियर ऑफ द वर्ल्ड हैं, आप साउथ एशिया के सेवियर हैं, हम आपको सल्यूट पेश करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जूते चमका के रख दिए हैं, फील्ड मार्शल ने उनको पता नहीं क्या क्या सुना दिया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने, अमेरिका बहुत जल्द क्यूबा का कंट्रोल संभाल सकता है, बहरी बेड़ा तैनात करेंगे क्यूबा के बाहर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा जी ईरान से फारिग होकर जब हमारे बहरी बेड़े वापस आएंगे, ये हम क्यूबा के साहिलों पे खड़े करेंगे, और एक बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ क्यूबा के साहिल के करीब तैनात किया जा सकता है। और उन्होंने कहा जी वो सरेंडर करेंगे, इसके इम्कानात हैं। क्यूबा खुद ही हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगा और अमेरिका इस मुल्क का कंट्रोल संभाल लेगा। ये सब बहुत जल्द मुमकिन है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस दुनिया में एक अक़वाम मुत्तहिदा भी है, दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में ममालिक भी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसे शख्स को चुना जो एक के बाद एक जंग शुरू कर रहा है, एक के बाद एक मुल्क में मुदाखलत कर रहा है। यानी ये जितने हज़ारों लोग कत्ल हुए, मासूम बच्चियाँ कत्ल हुई, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, तालीमी इदारों पे अटैक हुए, अस्पतालों पे अटैक हुए, जो कुछ गज़ा में हुआ, बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद जो कुछ हुआ, क्या शहबाज शरीफ को अभी भी, आपकी राय क्या है इसमें, आप ये बताइए कि क्या शहबाज शरीफ को अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम जो नामजद किया है उस नामजदगी को बरकरार रखना चाहिए, या वो नामजदगी वापस ले लेनी चाहिए इन इक़दामात के बाद? ख़ास तौर पे जब वो ईरान के साथ वो धमकी देते हैं कि हम सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे या पूरा मुल्क तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे, तो इसका मतलब क्या है? जब वो ये कहते हैं कि हम क्यूबा का कंट्रोल संभाल लेंगे, जब वो एक मुल्क के सदर को उठा कर ले जाते हैं मदूरो को और अपने मुल्क में ले जाकर उसको बंद कर देते हैं, तो ये बहुत अजीब चीज़ें हैं जो दुनिया विटनेस कर रही है। अब आ जाए जरा पाकिस्तान के अंदर नाजरीन, नवाज शरीफ के ख़ास आदमी अफसार आलम और आसिम मुनीर के ख़ास आदमी मोहसिन नकवी, इनके बीच में एक मामला ठन गया। वजह क्या बनी? अफसार आलम साहब का ये जो बहुत बड़ी एक बिल्डिंग नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, बिल्डिंग नंबर 1, यहाँ पे पहले होटल बनाना था, बाद में उन्होंने जी फ्लैट बना के बेच दिए, सिक्योरिटी इशू है। अब इसकी पेमेंट भी नहीं की हुई थी। यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत 2 नंबरी होती है ना, तो किसी ने ये भी नहीं सोचा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर है, सामने पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ पे साथ ही जो है पार्लियामेंट, आगे जाके लॉजेज आ जाते हैं, कैसे हमारे मुकद्दस इदारे हैं यहाँ पे। तो इस जगह के ऊपर भी पैसा बना लिया अफसरान ने 2 नंबरी करके, और फ्रॉड किस्म के माफिया ने यहाँ पे आके माल बना लिया, जजेस ने भी अपना पैसा खा लिया। अब वहाँ पे एक जो फ्लैट है वो अफसार आलम साहब का भी था। वो ये कहते हैं कि उन्होंने अच्छे वक्तों में, जब ये ज़ेरे तामीर था, तब उन्होंने एक बुक करवा लिया था। तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी उनकी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये उन्होंने करप्शन से लिया या कोई 2 नंबरी से लिया, ये बात बिल्कुल गलत है अगर कोई ये कहता है तो। बिल्कुल उन्होंने अपने हक हलाल के जायज़ पैसों से या तनख्वाहों से लिया होगा। वो अच्छी तनख्वाहों पे मीडिया में काम करते रहे, और जो लोग मीडिया में काम करते रहे उनके लिए 2, 4, 5, 10 करोड़ का
फ्लैट लेना या प्लॉट लेना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ 5 मिलियन से 10 मिलियन तक तनख्वाह होती है पाकिस्तान में मीडिया वालों की, जो अच्छा काम करते हैं। अफसार आलम साहब का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है पाकिस्तान में, और किस्तों पे लेना तो कोई रोला ही नहीं है। तो वो कहते हैं जनाब उनका वहाँ पे एक फ्लैट था, जब मामला यहाँ पे आया तो उनको गुस्सा आ गया। अब गुस्से के अंदर उन्होंने क्या कुछ कह दिया, उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के दिल में बिल्डिंग पर हमला किया, रेंजर्स को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, उनकी कमांड के हुक्म के बगैर उन्हें इस्तेमाल किया गया, और अभी कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर भी नहीं आया था और ये सारा कुछ कर दिया गया। ये अफसार आलम साहब थोड़ा अरसा पहले जब कच्ची आबादियां गिराई जा रही थी तब नहीं बोले, जब रेंजर्स को इस्तेमाल करके नहाते शहरियों पर गोलियां चलाई गई तब नहीं बोले। पहले भी तो रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया, आज तो सिर्फ बिल्डिंग खाली करवा लेते, पहले तो इंसानों का कत्लेआम कर दिया गया। आप कह रहे थे नहीं कोई कत्ल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप तो 2 नंबर अजीब तरीके से बात कर रहे थे, याद है आपको। तो अफसार आलम साहब अब अपनी बिल्डिंग पे बात आई है या अपने प्लॉट पे बात आई है, आपका हक हलाल का होगा, लेकिन जब बात अपने घर पे आई है तो आपको कितनी तकलीफ हुई है। तो वो जो लोग कत्ल हो गए वो भी तो किसी के बच्चे थे। ये जो कच्ची आबादियों में हज़ारों लोग जो बेघर हो गए हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनके भी तो घरौंदे थे, वो तो उन घरों के अंदर रहते थे, आप तो यहाँ पे रहते भी नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी एक प्रॉपर्टी थी। यानी जिस एलीट क्लब की इमारत में अफसार आलम साहब का अपना फ्लैट था, उस पर मोहसिन नकवी साहब का रेड हमला करार दे दिया गया। रेंजर्स की मदद लेना गैर कानूनी गैर आइनी करार दे दिया उन्होंने। इससे कबल दर्जनों आम बस्तियां मलिया मेट हुई, तब ये बिल्कुल चुप बैठे हुए थे। सियासी कारकुनों पर असली गोलियां चली, लोग कत्ल हुए, इनको वो रबड़ की गोलियां लगती थीं, और रेंजर्स का वहां इस्तेमाल इन्हें ऐन कानूनी और आईनी लगता था। यानी ये मुनाफकत नहीं है तो और क्या है, ये अब अफसार आलम साहब बताएं ना। दूसरा, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मेरा सवाल है क्या ये मुल्क मोहसिन नकवी का है? क्या मौजूदा चेयरमैन CDA इस फरा गोगी के फ्रंटमैन नहीं थे जो उस वक्त दुबई में फरार है, जिसका कहा जाता है कि वो पिंकी पीरनी की फ्रंटमैन थी? अब ये अफसार आलम कह रहे हैं ये तो जो CDA का चेयरमैन लगा है ये फरा गोगी का फ्रंटमैन है। ये क्या आज लगा फ्रंटमैन? एक दिन पहले आपने ये स्टोरी क्यों नहीं की? यानी जब तक मोहसिन नकवी की हुकूमत ने अफसार आलम के फ्लैट पे हाथ नहीं डाला तब तक अफसार आलम साहब को ये CDA का चेयरमैन गलत नहीं लगा, तब तक ये CDA का चेयरमैन अफसार आलम को फरा गोगी का फ्रंटमैन नहीं लगा, तब तक अफसार आलम को रेंजर्स के इस्तेमाल पे किसी किस्म का एतराज़ नहीं हुआ, तब तक अफसार आलम को इस्लामाबाद में होने वाले कच्ची आबादियों के ऊपर हमलों पे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं हुआ। यानी मौजूदा चेयरमैन CDA ने इससे पहले मरियम नवाज के साथ 2 साल काम किया। तो जितनी देर ये पंजाब में काम करता रहा सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पे, जब तक ये पंजाब हुकूमत के साथ काम करता रहा, यानी 4 साल गुजर गए ना फरा गोगी वाली एपिसोड ख़त्म हुए, तो ये कहीं ना कहीं तो काम कर रहा था और इसी हुकूमत के साथ काम कर रहा था। ये पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज के साथ 2 साल काम करके आया, तो उस वक्त अफसार आलम ने क्यों नहीं कहा कि ये फरा गोगी का फ्रंटमैन था? अब उन्हें क्यों याद आ गया? जब उनके अपने फ्लैट पे हाथ पड़ा तो उन्हें याद आ गया। आगे फरमाते हैं कि मेरे पास मुसद्दका खबर है कि मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को पैगाम पहुंचाया कि बड़े साहब पिंडी वाले ये चाहते हैं कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हो। यानी कितने आराम से उन्होंने बता दिया कि जजों को मोहसिन नकवी मैनेज कर लेता है, और मोहसिन नकवी पैगाम लेकर जाता है जजों के पास, किसका? रावलपिंडी से बड़े साहब का। बड़े साहब बोलें तो आसिम मुनीर साहब। अब अफसार आलम साहब पाकिस्तान में उनको प्रॉब्लम होती है ये बात करने में। वैसे भी अफसार आलम साहब नवाज शरीफ साहब के ख़ास आदमी हैं, नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में हैं तो वो सोचेंगे नाम लेते हुए, लेकिन बड़े साहब वो आसिम मुनीर साहब को ही कहते हैं कि मेरे पास, उन्होंने कहा जी मेरे पास मुसद्दका खबर है, पक्की खबर दे रहे हैं कि हाई कोर्ट के जजों को मोहसिन नकवी कंट्रोल करता है आसिम मुनीर के कहने के ऊपर, और गुमराह करता है, उन्हें यह बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है, बड़े साहब चाहते हैं। हम कितने अरसे से कह रहे हैं कि अदालतों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, कोई मानता नहीं था, यही अफसार आलम वगैरह भी नहीं मानते थे। आज वो अपने मुंह से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? फ्लैट अपना आ गया ना, सिर्फ इस वजह से। फिर उन्होंने कहा मेरा एक सवाल है, क्या ये मोहसिन नकवी का मुल्क है? क्या ये मुल्क इसलिए बना था कि यहाँ लोग मेहनत करें, हलाल की कमाई करें, टैक्स दें, बजाय अपना पैसा मोहसिन नकवी और उसके ख़ानदान की तरह मुल्क से नाजायज़ तरीके से बाहर ले जाएं, इस मुल्क में इन्वेस्ट करें अपने बुढ़ापे के लिए और इस पर मोहसिन नकवी कब्जा कर ले? सवाल उन्होंने पूछे हैं मोहसिन नकवी से। फिर फील्ड मार्शल के ख़ास आदमी
मोहसिन नकवी पे एक और बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कहा मोहसिन नकवी ने अपना काला धन एमनेस्टी के जरिए सफ़ेद किया। मोहसिन नकवी की बीवी का अपार्टमेंट दुबई लीक में जाहिर हुआ। मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले कहा कि $100 अरब बाहर गया है। आप तो खुद पैसा बाहर लेकर गए हैं, आप दूसरों का पैसा कैसे लाएंगे? यही मोहसिन नकवी मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहा है। उसकी बीवी ने गैर कानूनी जायदाद भी बनाई है। और ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है? अफसार आलम, नवाज शरीफ का खास आदमी, आसिम मुनीर के खास आदमी के बारे में बता रहा है। सिंध के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर आज भी जहाज उतर रहे हैं जो काला धन दुबई लेकर जा रहे हैं। यह भी जनाब अफसार आलम ने कहा है। तो नाज़रीन, इसमें घबराने वाली या ज़्यादा खुश होने वाली या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अफसार आलम का फ्लैट बच जाएगा तो मामला बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे, उसके बाद कोई ना कोई ये हल भी निकाल लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम इन्होंने एक दूसरे को एक्सपोज किया और जो बातें हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं उनके सबूत के तौर पे अब इन बयानात को हम सामने रख सकते हैं। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट अंसार अब्बासी साहब का भी देखें ना, ये सहाफ़ी कैसे अपने आप को एक्सपोज करते हैं, सीनियर सहाफ़ी कहलाते हैं, यहाँ कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। ये देखें इन्होंने क्या कहा। शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो के लिए ट्वीट करते हुए कहते हैं कि इस्लामाबाद के जिम्स के अंदर, ये जो एक्सरसाइजिंग वाले क्लब्स होते हैं, जिम्स के अंदर मर्द और ख़वातीन की मुश्तरका एक्सरसाइज से इखलाकी और माशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं। मुतअल्लिका हुकाम फौरी तौर पर इन ख़वातीन और मर्दों के लिए अलहदा औकात मुकर्रर करें और उस पर सख्ती से अमल करवाएं। ये जनाब DC इस्लामाबाद को इन्होंने साथ जोड़ के तो ये कह दिया कि जनाब जिम के अंदर इकट्ठी एक्सरसाइज करने से या जिम के अंदर एक्सरसाइज की टाइमिंग एक होने से बड़े शदीद मिसाइल पैदा हो रहे हैं। मेरे दिमाग में ना एक चीज़ आई फौरी तौर पे, और जो मेरे दिमाग में आ रहा था वही मैं हैरान कुन तौर पे मैंने देखा कि हमारी एक बहन है सहरिश मान, उन्होंने एग्जैक्टली वही लिखा हुआ था। मैं उन्हीं का पढ़ के सुनाया तो क्रेडिट भी उनको दे देता हूँ। मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही बातें आ रही थी जो उन्होंने लिख भी दी, तो मैं वहीं से पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उन्हीं का क्रेडिट है। उन्होंने कहा, क्या है ये आदमी? पाकिस्तान में औरतों को आधी रात को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बगैर दुपट्टे के बालों से घसीट कर गिरफ्तार किया गया। माओं, बहनों, बेटियों से जेलें भर दी गईं। जजों के घरों में उनके बेडरूम में खुफिया कैमरे लगाए गए। फिल्में बनाकर मियाँ बीवी के हलाल रिश्ते की तौहीन की गई। तब इन्हें इखलाकी और माशरती मसाइल जन्म लेते नजर नहीं आए। जिम में इनको गुनाह नजर आ गए। मुनाफकत की भी एक हद होती है, ये उन्होंने लिखा। इद्दत वाला केस भी इनको नजर नहीं आया। बेशुमार जरिए वो हामला बच्ची है बेचारी, ईमान मजारी। देखें वो उम्र के लिहाज से बच्ची है, मेरे से उम्र में छोटी हो सकती है लेकिन कद में वो हम सबसे बहुत बड़ी है। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? बारंग बलोच के बारे में क्यों नहीं बोलते? उनकी तौहीन आपको नजर नहीं आती? वहां पे खवातीन का तकद्दुस, उनका एहतराम नहीं होता, वहां पे कोई इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होते, वो गुनाह नहीं है, वहां पे ये आदमी कभी बात नहीं करेगा। ये ना बहुत आसान रास्ता ढूंढते हैं, चीप रास्ता ढूंढते हैं अपने आप को खबरों में रखने के लिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।